हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है, टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। सपोज यू हैव टू लिव फॉर ओनली वन मोर डे। सिर्फ एक ही दिन जीवन का शेष रह गया है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि ये एक दिन आपका एक शेर की तरह जीने में बीते, ना कि एक गीदड़ की तरह डरते डरते कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जो शेर होता है वो बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है। इसी कारण से इसको जंगल का राजा माना जाता है। अगर आपको भी राजा बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, इसी सीरीज में हम लोग इकॉनमी रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है इन्फ्लेशन। ये है इन्फ्लेशन पार्ट 2 वीडियो। जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले काम करिए कि आप पार्ट 1 को देख लीजिए, देन इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू एंड यू हैव टू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon. Let's start with the 19th number question. हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलूँगा ताकि सभी को समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो सीपीआई है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और सीपीआई इज द मेजर ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ ए बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाई हाउस होल्ड्स। तो ये बिल्कुल सही बात है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर कंज्यूमर की बात की जा रही है। कंज्यूमर को कोई ऑब्जेक्ट किस प्राइस में अवेलेबल होता है, प्लस इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक बास्केट होता है। उस बास्केट में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं। अंतर यही है सीपीआई में और डब्ल्यूपीआई में कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज नहीं होते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज नहीं होते हैं, सिर्फ गुड्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को दोस्तों आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ही रिलीज करती है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आपको ये सब याद रखना है कि सीपीआई इज रिलीज बाय एनएसओ विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसको देख लेंगे आप। आई क्वेश्चन 20 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी डिफ्लेक्टर हो जाएगा जीडीपी एट करेंट प्राइस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी जो बेस ईयर वाला प्राइस है। तो ये हो गया आपका जीडीपी डिफ्लेटर। आइए, द जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर मेजर्स द चेंजेस इन प्राइस ऑफ ऑल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। बिल्कुल, क्योंकि ये जीडीपी डिफ्लेटर है एंड जीडीपी में हम लोग उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को गिनते हैं जिनका प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है। कंजम्पशन इंडिया में हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बट प्रोडक्शन मस्ट हैपन इन इंडिया। ठीक है, इसीलिए जो इम्पोर्ट्स होता है उसको इसमें काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज इम्पोर्ट्स का जो प्रोडक्शन हुआ है वो इंडिया में नहीं हुआ, किसी दूसरे कंट्री में हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा देखिए, इंपोर्टेड गुड्स आर पार्ट ऑफ जीडीपी एंड शो अप इन द जीडीपी डिफ्लेटर। इंपोर्टेड गुड्स पार्ट नहीं है जीडीपी का, जीडीपी का भी पार्ट नहीं है और जीडीपी डिफ्लेटर का भी पार्ट नहीं है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। एकदम सिंपल है। दोस्तों क्वेश्चन 21 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डब्ल्यूपीआई measures the changes in the prices of goods sold and traded in bulk by wholesale businesses to other businesses। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब ही है क्या कि होलसेल में जो सामान बिकता है उसका प्राइस का इंडेक्स, यानी उसके प्राइस में किस तरीके से चेंजेज आ रहे हैं। पहली बात क्या है कि इसमें सिर्फ गुड्स की बात होती है, ठीक है, सर्विसेज की बात नहीं होती है। दूसरी बात, गुड्स एट होलसेल प्राइस। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा देख लीजिए,
इन WPI द हाईएस्ट वेटेज इज गिवन टू द फ्यूल एंड पावर, ये बिल्कुल गलत है। इन WPI हाईएस्ट वेटेज इज गिवन टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हाईएस्ट आपका वेटेज दिया जाता है, लगभग 64%। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्राइमरी आर्टिकल्स, और प्राइमरी आर्टिकल्स के बाद आता है आपका ये फ्यूल एंड पावर, तो ये तीसरे नंबर पर है। तो सेकंड आपका गलत है। तीसरा देखिए, द बेस ईयर फॉर ऑल इंडिया WPI इज 2004-2005, ये मैंने आपको कल ही बताया था कि इसका बेस ईयर क्या है, बेस ईयर है 2011-12। ठीक है, बेस ईयर क्या है 2011-12। एंड रिमेंबर कि होलसेल प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स पब्लिश किया जाता है दोस्तों ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मोसी, मोसी किसकी मोसी, आपकी मोसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये है मोसी के अंदर काम करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि पब्लिश करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और CPI कौन पब्लिश करता है, NSO, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आई क्वेश्चन 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कंट्रीब्यूट टू द इन्फ्लेशन सिचुएशन इन एन इकोनॉमी, यानी इनमें से किस सिचुएशन में प्राइस राइज होगा, महंगाई हो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, पैसा ही ज़्यादा है, तो ज़्यादा पैसा क्या है, सामान तो जितना बन रहा है उतना ही बन रहा है, तो मोर मनी इज चेजिंग फ्यू गुड्स, ज़्यादा पैसा लेकर के लोग मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, उतने ही सामान को खरीदने के लिए, तो क्या होगा, प्राइस आपका बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा देखिए, डिमांड सप्लाई गैप, बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि सप्लाई बहुत कम है, सप्लाई बहुत कम है और डिमांड लेकिन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो फिर उसका भी क्या होगा, प्राइस आपका बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। एक बार की बात है, मैं बहुत बच्चा था तो उस टाइम में ऐसा बोला गया कि दुनिया से नमक ख़त्म हो गया है, और ये एकदम सच बात है। ठीक है, लोगों को जब बोला जाता है ना कि देखिए आपका कान कौवा लेकर के भाग रहा है, तो लोग कौवे के पीछे भागते हैं, अपना कान नहीं देखते हैं कि कान मेरे पास है कि नहीं है। तो जब बोला गया कि नमक दुनिया से ख़त्म हो गया है, तो बहुत लोग जो है एकदम बोरी के बोरी नमक खरीदने लगे थे। ठीक है, यानी डिमांड उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था नमक का। ये बात आप कभी अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, ठीक है, या फिर आपको याद होगा कि नहीं उतने बचपन का। तो उस टाइम क्या था, नमक का प्रोडक्शन उतना ही हो रहा था, सप्लाई सेम है, सप्लाई इज सेम, बट डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड, डिमांड हैज़ इंक्रीज्ड। तो उसमें क्या है कि जो नमक के व्यापारी लोग थे, वो लोग नमक को बेतहाशा कीमत पर बेच रहे थे, मतलब 500 रुपये का एक पैकेट बिक रहा था, वो भी कम से कम मैं 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो येस, डिमांड सप्लाई गैप कैन ऑल्सो लीड टू इन्फ्लेशन। तीसरा देखिए, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स। दोस्तों अगर टैक्स रेट बढ़ा दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपये कमाते हैं, ठीक है, आप 100 रुपये अगर कमाते हैं और दो सिचुएशन रखते हैं, एक तो टैक्स रेट है 10%, तो आप 100 रुपये कमाए, 10 रुपये सरकार ने ले लिए, आपके पास छोड़ा 90 रुपये। ठीक है, दूसरा सिचुएशन है टैक्स रेट है 20%। ठीक है, यानी आपने 100 रुपया क्या कमाया, गवर्नमेंट ने 20 रुपीज़ ले लिए, आपके पास 80 रुपये ही छोड़े। अब सोचिए मार्केट में आप 90 रुपये लेकर के जाएंगे तो मार्केट में ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, या फिर जब मार्केट में आप 80 रुपये लेकर के जाएंगे तब ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। ऑब्वियसली जब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, तो ज़्यादा पैसे होंगे यानी कि टैक्स रेट कम होगा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, टैक्स रेट हाई होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स विल लीड टू इन्फ्लेशन, नहीं, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स विल डिक्रीज इन्फ्लेशन। तीसरा आपका गलत है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। एक क्वेश्चन 23 देखते हैं, आरबीआई इज द अथॉरिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स विल द आरबीआई टेक टू कर्ब इन्फ्लेशन।
ठीक है, यानी आरबीआई इनमें से क्या क्या तरीके अपना सकते हैं इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। तो पहला है इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो। देखिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है कि जो बैंक का एनडीटीएल है, एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है, ये जो भी है, मतलब मान लीजिए कि बैंक के पास 100 रुपये हैं, ऐसे समझ लीजिए इसको, तो आरबीआई कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने के लिए बोलती है, उसी रिजर्व्स में है एक सीआरआर है, ठीक है, सीआरआर पर बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और दूसरा है एसएलआर, एसएलआर पर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, बट ये दोनों एक तरीके से रिजर्व रेशियोज हैं जो कि बैंक को जमा कराने हैं, ठीक है, यानी वो पैसे बैंक जो है मार्केट में लेंड नहीं कर सकता, उधारी पर नहीं दे सकता है। तो जब भी महंगाई घटानी होगी तो आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर का दर बढ़ा देगा, यानी अगर 100 रुपये है बैंक के पास तो 5% था पहले सीआरआर, तो बैंक के पास कितने रुपए बचे, सिर्फ 95 रुपये बच गए, ठीक है, तो 95 रुपये को बैंक क्या करेगा, मार्केट में लेंड करेगा। बट अगर आरबीआई को महंगाई घटानी है तो ये सीआरआर को 5% से बढ़ा करके क्या कर देगा, 7% कर देगा। जब जैसे ही 7% सीआरआर हो गया तो बैंक के पास 100 रुपये में से कितने रुपए बचे, सिर्फ 93 रुपीज़ बचे, 93 रुपये। अब बैंक मार्केट में ओनली 93 रुपीज़ को ही लेंड कर सकता है, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आपका घट जाएगा। तो यस, इन्फ्लेशन कर्व करने के लिए कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। डिक्रीज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, नहीं, इन्फ्लेशन अगर घटाना है तो एसएलआर को भी क्या करना होगा, बढ़ाना ही होगा। एसएलआर भी एक टाइप का रिजर्व ही है, जैसे सीआरआर का मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेम टू सेम एसएलआर में समझिए, ठीक है। महंगाई घटानी है तो एसएलआर बढ़ाना पड़ेगा, यानी मार्केट से मनी सप्लाई को कम करना होगा। तो दूसरा गलत है दोस्तों। तीसरा देखिए इंक्रीज इन रेपो रेट्स, इसको भी समझ लेते हैं, पहला सही है दूसरा गलत है। रेपो रेट समझते हैं। रेपो रेट वो होता है कि आरबीआई अगर बैंक को कुछ पैसे देती है तो उसके बदले बैंक से कितना इंटरेस्ट लेती है। तो मान लीजिए आरबीआई इंटरेस्ट लेती है एक केस में 6% और एक केस में 10%। तो अगर बैंक को मार्केट में लेंड करना है, ठीक है, और बैंक ने आरबीआई से पैसे उठाए हैं मात्र 6% पर, तो बैंक ज़्यादा पैसे लेंड कर सकता है, ज़्यादा पैसे उधारी ले सकता है आरबीआई से। लेकिन अगर आरबीआई को ही अगर उसको 10% इंटरेस्ट चुकाना है तो बैंक क्या करेगा, कम ही उधारी लेगा आरबीआई से, और जितना कम उधारी लेगा आरबीआई से उतना ही वो मार्केट में कम लेंड करेगा। तो यानी इंक्रीज करने से रेपो रेट इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन को घटाया जा सकता है। यस, तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो 23 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू फिलिप्स कर्व कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ कर्व्स हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। आई नो यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन कर्व्स। तो पहला है लाफर कर्व, फिर है फिलिप्स कर्व, फिर है आपका कुजनेट कर्व, ठीक है, और भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। तो ये सारे कर्व्स किससे रिलेटेड हैं, किन किन दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशंस बताते हैं, ये आपको एकदम याद कर लेना है। प्लस कर्व कैसा होता है, इन्वर्टेड यू होता है, क्या होता है नहीं होता है, ये सब भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए फिलिप्स कर्व क्या होता है उसको पहले समझते हैं। यहाँ पर फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच कर्व होता है, इस तरह का होता है ये, ठीक है। ये बोलता है कि जब इन्फ्लेशन हाई रहेगा, जैसे अभी क्या है इन्फ्लेशन हाई है, तो इस पॉइंट पर इन्फ्लेशन हाई, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, लो है। और अगर इन्फ्लेशन लो करते हैं, इन्फ्लेशन यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर इन्फ्लेशन लो है, इन्फ्लेशन इज लो, ये इन्फ्लेशन लो है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, हाई है। तो ये बोलता है कि इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, यही है फिलिप्स कर्व। तो देखिए फिलिप्स कर्व स्टेट्स दैट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए स्टैगफ्लेशन सिनेरियो कंप्लीटली सपोर्ट्स द फिलिप्स कर्व आइडिया, ये गलत है दोस्तों। स्टैगफ्लेशन जो है फिलिप्स कर्व के आइडिया को सपोर्ट नहीं करता है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है दोस्तों जबकि जीडीपी आपका एक तरीके से स्टैगनेट कर रही होती है, ग्रोथ रेट कुछ नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई होता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई होता है और इन्फ्लेशन भी बहुत हाई होती है। लेकिन फिलिप्स कर्व क्या बोलता है कि जब इन्फ्लेशन हाई होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा,
ठीक है, और इन्फ्लेशन लो रहेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहेगा, लेकिन स्टैगफ्लेशन सिनेरियो में अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होती है प्लस इन्फ्लेशन भी हाई होती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। स्टैगफ्लेशन जो है वो फिलिप्स कर्व के आइडिया को सपोर्ट नहीं करता, रिजेक्ट करता है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। आइए, आफ्टर रिवीजन ऑफ बेस ईयर बाय सीएसओ हेडलाइन ग्रोथ रेट विल नाउ बी मेजर्ड बाय। देखिए करेंटली इंडिया का जो हेडलाइन ग्रोथ रेट होता है वो आपका कैलकुलेट किया जाता है एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या है कि बेस ईयर के हिसाब से लिया जाता है, और बेस ईयर में फैक्टर प्राइस नहीं लिया जाता है, फैक्टर कॉस्ट नहीं। फैक्टर कॉस्ट यानी कंपनी को बनाने में जो कॉस्ट लगा वो नहीं, बेस ईयर के दौरान मार्केट में जो प्राइस थी वो लिया जाता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, बेस ईयर और बेस ईयर में भी क्या, मार्केट प्राइस। तो सीएसओ जो हेडलाइन ग्रोथ रेट है, यानी जिसको जीडीपी हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, वो जीडीपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। तो 25 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये आप एकदम याद कर लीजिए। देखिए 2015 में कुछ चेंजेज किए गए थे, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। एक बात याद रखिएगा, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, सीएसओ और एनएसओ दोनों वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। और सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये है ऑफिस, और एनएसओ में होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट याद रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, 25 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 26 देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी का इनमें से क्या क्या फीचर है, तो सूटेबल इन्वायरमेंट, मार्केट डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, कॉल्ड द मार्केट फोर्सेस इज रिक्वायर्ड। तो मार्केट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस ही से ही आपका प्राइस वगैरह सब कुछ डिटरमाइन होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, गवर्नमेंट शुड फॉलो अ पॉलिसी ऑफ लेजी फेयर, ठीक है, इसको मुझे आज तक पढ़ने नहीं आया है, इसको कैसे पढ़ते हैं आप बताइएगा मुझे। तो ये है लेजे फेयर, ये हमेशा गवर्नमेंट को अपनाना होगा। लेजे फेयर का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत कम कंट्रोल करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट का हैंड जो है वो सिर्फ सपोर्ट करेगा, ठीक है, कंट्रोल नहीं करेगा चीज़ों को। लेजे फेयर का आइडिया किसने दिया था, एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी वो आप कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है। एनीवेज, तो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड देखिए, इन ए मार्केट इकोनॉमी द मार्केट रेगुलेट्स द कंपटीशन। ऐसा नहीं होता है, देखिए इसका ऑपोजिट होता है। इन ए मार्केट इकोनॉमी द कंपटीशन रेगुलेट्स द मार्केट, ठीक है। मार्केट का मतलब देखिए, मार्केट जो बोला जा रहा है ना, मार्केट का मतलब, मार्केट में दो तीन चीज़ें आ गई कि कितना आपका प्रोडक्शन होगा, कितना प्राइस होगा, ये सब मार्केट कहने का ये मतलब हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कंपटीशन को रेगुलेट नहीं करेंगी, कंपटीशन रेगुलेट करता है प्राइस को, कंपटीशन रेगुलेट करता है कि कोई कंपनी कितना प्रोड्यूस करेगी, कंपटीशन रेगुलेट करता है कि कौन सी कंपनी मार्केट में बचेगी, कौन सी कंपनी नहीं बचेगी, ठीक है, ना कि मार्केट प्राइस कंपटीशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बहुत क्लोज है लेकिन फिर भी ये इनकरेक्ट है दोस्तों। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। देखिए, डिसइन्फ्लेशन रेफर्स टू अ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस वाइल डिफ्लेशन इज अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए गलत है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे 1 kg चीनी जो है, 1 kg चीनी का प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़ है। एक साल इसका प्राइस बढ़ जाता है 20 रुपीज़, तो ये हो गया 120, ठीक है, कितना रुपीज़ हो गया, 120 रुपीज़। और यहाँ इन्फ्लेशन कितना हो गया, 20%। दिस इन्फ्लेशन इज 20%, ठीक है। बट मान लीजिए कि अब अगले साल इसका प्राइस सिर्फ 12 रुपये बढ़ा, ठीक है, 120 से सिर्फ 12 रुपये बढ़ा, तो कितना प्राइस हुआ, 132 रुपये, ठीक है, 132 रुपये। तो 12 रुपये बढ़ा, तो ये कितना आपका परसेंट चेंज हुआ है, 10% चेंज हुआ है। देखिए
पहले साल इन्फ्लेशन हुआ 20%, दूसरे साल इन्फ्लेशन हुआ 10%। ठीक है, अभी भी प्राइस बढ़ ही रहा है, ये बात ध्यान रहे। इन्फ्लेशन अभी भी है, इन्फ्लेशन अभी भी है और अभी भी प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन का रेट जो है वो घट रहा है। पहले साल कितना इन्फ्लेशन का रेट था? 20% इन्फ्लेशन का रेट था। दूसरे साल इन्फ्लेशन का रेट है 10%। ठीक है, तो ये जो इन्फ्लेशन का रेट घटता है उसको बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। तो डिस इन्फ्लेशन बोलते हैं। डिस इन्फ्लेशन इज द डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये डिफ्लेशन नहीं, डिस इन्फ्लेशन इज डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी पहले साल 20% इन्फ्लेशन होना, नेक्स्ट ईयर सिर्फ 10% इन्फ्लेशन होना, दिस इज डिस इन्फ्लेशन। दिस इज डिस इन्फ्लेशन। वेयर एज डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि अगर 100 रुपीज प्राइस था तो अगले साल प्राइस हो गया 90 रुपीज, तो दिस इज डिफ्लेशन। दिस इज डिफ्लेशन। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, जस्ट ऑपोजिट किया हुआ है। दूसरा पढ़िए, इन्फ्लेशन डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ मनी वेयर एज डिफ्लेशन इंक्रीजेज इट्स वैल्यू। तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसे इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा कि सेम अमाउंट ऑफ मनी में आप कम प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, डिफ्लेशन के केस में क्या होगा कि सेम अमाउंट ऑफ मनी में आप अधिक प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। तो यस, इन्फ्लेशन डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ मनी वेयर एज डिफ्लेशन इंक्रीजेज इट्स वैल्यू। तो 2 इज करेक्ट। यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। डिस इन्फ्लेशन याद रख लीजिए, डिस इन्फ्लेशन इज द डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। डिस इन्फ्लेशन इज द डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, वेयर एज डिफ्लेशन इज निगेटिव इन्फ्लेशन। ठीक है, या फिर डिक्रीज इन प्राइसेस। डिस इन्फ्लेशन में प्राइस डिक्रीज नहीं होता, डिस इन्फ्लेशन में अभी भी प्राइस इंक्रीज ही होता है, प्राइस इंक्रीज होने का रेट डिक्रीज हो जाता है। लेकिन डिफ्लेशन में आपका प्राइस ही डिक्रीज होता है, यानी इन्फ्लेशन निगेटिव हो जाता है। एकदम अच्छे से दिमाग में जमा लीजिए। आइए 28 क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ डिसइन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी? तो डिसइन्फ्लेशन आप समझ गए हैं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन घट रहा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन घट रहा है। ठीक है, तो क्या क्या इसका कॉज हो सकता है? तो ड्रॉप इन मनी सप्लाई, यानी मार्केट में पैसा ही कम है। तो बिल्कुल मार्केट में पैसा कम है तो इन्फ्लेशन का रेट क्या होगा? धीरे धीरे घटेगा। रिसेशन, रिसेशन का मतलब क्या है कि एक तरीके से कम प्रोडक्शन हो रहा है, कम एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट कम है, तो एम्प्लॉयमेंट कम है तो लोगों के पास पैसे कम है, तो पैसे कम है तो मतलब एक तरीके से क्या होगा? लोग कम ही ऑब्जेक्ट परचेज करना चाहेंगे, तो एक तरीके से वहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट लो है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होगा? लोगों के पास पैसे ही नहीं रहेंगे, पैसे ही नहीं रहेंगे तो कोई सामान कोई खरीदने ही नहीं जाएगा, मतलब कोई नहीं खरीदने जाएगा, बट ज़्यादातर लोग उतना मतलब महंगी महंगी चीज़ें नहीं खरीदेंगे या ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे। डिमांड घटेगा, तो डिमांड घटेगा तो क्या होगा? डिसइन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो 28 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। देखिए ये आ गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डिफाइंस द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट? तो ये मैंने आपको बताया था, कौन सा कर्व है? ये है फिलिप्स कर्व। इधर रहेगा इन्फ्लेशन वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर रहेगा आपका अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यानी हाई इन्फ्लेशन के केस में अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा। लो इन्फ्लेशन के केस में अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहेगा। तो ये है फिलिप्स कर्व। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर ए है, फिलिप्स कर्व। बाकी जितने तीनों कर्व हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। दूसरा देखते हैं लाफर कर्व। इसको आप लिख लीजिए या और याद कर लीजिए। लाफर कर्व पहले देख लीजिए कैसा होता है। ये है आपका इधर टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू, और इधर है टैक्स रेट। तो टैक्स रेट जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है, फिर एक पॉइंट के बाद टैक्स रेट को बढ़ाते हैं तो फिर टैक्स रेवेन्यू घटने लगता है। यानी इस पॉइंट तक टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं तो टैक्स रेवेन्यू भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन इसके पॉइंट जब इस पॉइंट के आगे जब टैक्स रेट को बढ़ा रहे हैं तो टैक्स रेवेन्यू क्या हो रहा है? अब घट रहा है।
ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। लाफर कर्व इज ए रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू एंड इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप ग्राफ। इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप ग्राफ या इन्वर्टेड यू शेप कर्व। ठीक है, तो बी इज करेक्ट। आइए अब सी देखते हैं। बी इज करेक्ट नहीं है, ऑप्शन तो इसका ए करेक्ट है। लाफर कर्व समझ लिया हम लोगों ने। अब आते हैं, देखते हैं लॉरेंट्ज कर्व क्या होता है। ठीक है, तो लॉरेंट्ज कर्व होता है दोस्तों, देखिए इस एक्स एक्सिस पर हम लोग पॉपुलेशन मार्क करते हैं, ये क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन, और वाई एक्सिस पर हम लोग मार्क करते हैं क्यूमुलेटिव इनकम। क्यूमुलेटिव इनकम, देखिए ये लाइन होती है लाइन ऑफ इक्वालिटी। ये 10, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ पे 20, यहाँ 30, यहाँ 30, ऐसे करके कर लीजिए। फिर इधर करके कर लीजिए, यहाँ 100, यहाँ पे हो गया 100। तो मतलब देखिए 10% आदमी मिलकर के 10% इनकम कमा रहे हैं, 20% आदमी मिलकर के 20% इनकम कमा रहे हैं, 30% आदमी मिलकर के 30% इनकम कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये परफेक्ट इक्वालिटी हो गया। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा कभी होगा कि हर आदमी इक्वल ही पैसा कमा रहा है? हर आदमी इक्वल पैसा तो कमाएगा नहीं। तो हमेशा ये जो कर्व रहता है दोस्तों, ये है लाइन ऑफ इक्वालिटी। लाइन ऑफ इक्वालिटी से दूर रहता है आपका लॉरेंट्ज कर्व। ठीक है, और ये जो गैप है इस लाइन ऑफ इक्वालिटी और इस लॉरेंट्ज कर्व के बीच में, यही आपका इनइक्वालिटी बताती है। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना याद रखिए कि लॉरेंट्ज कर्व किसके लिए है, इनइक्वालिटी कैलकुलेट करने के लिए है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग कूजनेट्स कर्व। कूजनेट्स कर्व को भी समझ लेंगे। एक्स एक्सिस पर मार्क करिए ग्रोथ और वाई एक्सिस पर मार्क करिए इनइक्वालिटी। ठीक है, तो कूजनेट्स कर्व ये बताता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है तो शुरू में इनइक्वालिटी बढ़ती है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है तो शुरू में इनइक्वालिटी बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद फिर जब और ग्रोथ होती है इकोनॉमी में तो फिर इनइक्वालिटी घटने लगती है। ठीक है, तो शुरू में ग्रोथ हो रहा है और अगर इनइक्वालिटी बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ग्रोथ होने दो, और ग्रोथ होने दो, बाद में इनइक्वालिटी फिर घटने लगेगी। कैसे घटेगी, गवर्नमेंट के पास इनफ टैक्सेस आने लगेंगे तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उस टैक्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी, लोगों का हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग पर काम करेगी, तो फिर इनइक्वालिटी फिर घटने लगेगी। तो ये है कूजनेट कर्व जो कि बात करता है इनइक्वालिटी और ग्रोथ के बारे में, और ये भी इन्वर्टेड यू शेप होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिए। हो गया आपका 29वां क्वेश्चन। एकदम 100% इसको याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और नहीं भी आते हैं तो आने के बहुत हाई चांसेस हैं। आई क्वेश्चन 30 देखते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ हायर इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। ठीक है, अगर इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन है तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, नॉमिनल वेज इंक्रीजेज। अगर इन्फ्लेशन अधिक है, ठीक है, सभी चीज़ों का प्राइस राइज हो रहा है, तो वेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। लोगों की सैलरी भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या करता है, लिंक करके रखता है डीए से, डी अर्नेंस अलाउंस को इन्फ्लेशन से लिंक करके रखता है। एंड उसी तरीके से बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी जो है वो डी अर्नेंस अलाउंस को जो है, डी अर्नेंस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता, ठीक है, तो इसको लिंक करके रखते हैं इन्फ्लेशन से। तो यस, नॉमिनल वेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फिर दूसरा देखिए, बेनिफिशियल फॉर इंपोर्टर्स एंड हार्मफुल फॉर एक्सपोर्ट्स। देखिए दूसरा क्या है आपका, गलत है।
बट दूसरे को अभी देखेंगे। तीसरा देखिए डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो ये बात तो बिल्कुल सही बात है कि अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो करेंसी का जो परचेजिंग पावर है वो घट रहा है, तो थर्ड इज करेक्ट। चौथा देखिए रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स। मैंने आपको क्या बताया था कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोन देने वाले का नुकसान होता है और लोन लेने वाले का क्या होता है, फायदा होता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स नहीं, इन्फ्लेशन क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा वेल्थ को फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स। तो फोर्थ इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर पर। देखिए जब आपका इन्फ्लेशन होगा तो एक्सपोर्ट्स आपका हो जाएगा दोस्तों। देखिए इन्फ्लेशन से होगा आपका करेंसी हो जाएगी डिवैल्यू, और करेंसी के डिवैल्यू होने से आपका एक्सपोर्ट जो होगा वो होगा कॉम्पिटिटिव। ध्यान रखिए, इन्फ्लेशन होने से आपकी करेंसी डिवैल्यू होगी और करेंसी डिवैल्यू होने से आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा दूसरे इकोनॉमी पे कॉम्पिटिटिव। ठीक है, और इसका अपोजिट होगा इंपोर्ट के लिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये है हाइयर इन्फ्लेशन के लिए। जब बहुत हाई इन्फ्लेशन रहेगा तो आपका करेंसी क्या हो जाएगा, डिवैल्यू हो जाएगा। करेंसी के डिवैल्यूएशन से आपका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, और इंपोर्ट जो है वो आपका उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिए, इसलिए 2 इनकरेक्ट है और फोर्थ भी इनकरेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट है। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 ओनली। कुछ चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। आइए क्वेश्चन 31 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इट इज ए मॉनेटरी पॉलिसी वेयर द सेंट्रल बैंक सेट्स अ स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट एज इट्स गोल एंड एडजस्ट इट्स मॉनेटरी पॉलिसी टू अचीव दैट रेट। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का ये एक तरीके से डिफिनेशन दिया है कि सेंट्रल बैंक जो है वो एक गोल सेट कर लेती है। जैसे इंडिया के जो सेंट्रल बैंक ने क्या गोल सेट किया है, 4% ±2% ये गोल सेट कर लिया है। इसी रेंज में हम लोगों को इन्फ्लेशन मेंटेन करना है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो गोल है इसको डिक्लेयर करने का काम इंडिया में करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए डिक्लेयर कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कब करेगा, वंस इन 5 ईयर्स। ठीक है, इसको मेंटेन करने का काम करेगा कौन इंडिया में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें कि 3 आरबीआई के मेंबर रहते हैं और 3 लोग अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रहते हैं। तो जो विंडो ऑफ इन्फ्लेशन, जिस इन्फ्लेशन में हम लोगों को अपना इकोनॉमी में जितना इन्फ्लेशन मेंटेन करके रखना है, वो डिक्लेयर कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कब करेगी, वंस इन 5 ईयर करेगी। ठीक है, और इसको मेंटेन करने का काम किसका है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है, जिसमें कि 3 आरबीआई के मेंबर हैं और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर हैं। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए इट इज ए मॉनेटरी पॉलिसी वेयर द सेंट्रल बैंक, लेकिन देखिए यहाँ पर सेंट्रल बैंक लिखा हुआ है, सेट्स अ स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट, तो इसको गलत मत मानिए, क्योंकि अभी इंडिया वगैरह के बारे में बात नहीं किया है। ठीक है, इंडिया के बारे में बात नहीं किया गया है, तो पहला करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इन जनरल क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक कोई भी डिसाइड कर सकते हैं कि किस रेट को हम लोग मेंटेन करना है। दूसरा देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। ठीक है, अब हम लोग आगे यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की जा रही है, तो स्पेसिफिक हो जाए इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में ये जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों डिटरमाइन करती पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, यानी रेपो रेट की बात कर रहा है।
ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। रेपो रेट को डिसाइड करने में सिर्फ रोल किसका है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रोल है, ठीक है। ये बात अलग है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को भेज दिया है नॉमिनेट करके, बट इसके बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इसमें रोल नहीं है, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए, पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके डिटरमाइन नहीं करती है रेपो रेट, सीधा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही डिटरमाइन करती है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तीसरा देखिए, इट इज सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वंस एवरी 5 ईयर्स, ये गलत है आपका। वंस एवरी 5 ईयर्स किसके द्वारा सेट किया जाता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो तीसरा स्टेटमेंट इज, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अभी हमारा जो इन्फ्लेशन बैंड है वो कितना क्या है, 4% ±2%, ठीक है। तो इनकरेक्ट यहाँ 2 और 3 है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इनमें से कौन सा फैक्टर जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन करता है। तो पहला देखिए, क्रूड ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो अगर क्रूड ऑयल भी क्या है, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए रॉ मटेरियल है, तो क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, बिल्कुल होगा, पहला करेक्ट है। फिर देखिए, लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में लो ग्रोथ हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, जब सामान ही कम प्रोड्यूस हुआ है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगेन अब गेहूं का प्राइस बढ़ गया तो गेहूं से जो भी प्रोडक्ट बनाने वाली है कोई कंपनी, उसका प्राइस तो बढ़ेगा ही, क्योंकि कॉस्ट क्या हो गया, पुश हो गया, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया। तो सेकंड इज करेक्ट। तीसरा देखिए, इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस। एक बात हमेशा याद रखिए, डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज होने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज होने से, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होता है तो फिर क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होने से आपके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा। पहले रॉ मटेरियल का प्राइस था मान लीजिए 100 रुपये, और उस पर जीएसटी लगती थी 10%, तो उस रॉ मटेरियल का प्राइस हो जाता था कितना, 110 रुपये। तो ये एक तरीके से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन करेगा, ठीक है। अगर 10% के बजाय जो इनडायरेक्ट टैक्स है यानी जीएसटी है, 10% के बजाय 20% लगा दिया जाए, तो आपके रॉ मटेरियल का प्राइस हो गया 110 के बजाय 120 रुपये, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के इंक्रीज होने से आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ना कि डायरेक्ट टैक्स के इंक्रीज करने से। तो तीसरा तो गलत है। 32 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। आइए 33 देखते हैं। द टर्म स्टैगफ्लेशन वॉज कॉइंड बाई लैन मैक्लॉयड, कंजर्वेटिव पार्टी एमपी इन द यूनाइटेड किंगडम, ऑलराइट। इन नवंबर 1965 which of the following events are most likely to happen when an economy is undergoing stagflation। देखिए ये सब से आपको कोई मतलब नहीं है, किसने किया नहीं किया वो सब छोड़ दीजिए, याद रख लीजिए कि लैन मैक्लियोड नाम का कंजर्वेटिव पार्टी का एमपी था यूनाइटेड किंगडम का, जिसने कि स्टैगफ्लेशन नाम का टर्म को क्वाइन किया, ठीक है। अब आपका स्टैगफ्लेशन आप जानते हैं क्या होता है, और ये पूछ रहा है कि स्टैगफ्लेशन जब होगा तो क्या क्या होगा। तो देखिए, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है कि स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, दो चीज तो नाम में ही आ गई, यानी जीडीपी जो है वो स्टैग्नेट करेगी, ग्रो ज़्यादा नहीं करेगी, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ही ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और जीडीपी ग्रो नहीं कर रही तो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी। क्वेश्चन को पहले ही चीर फाड़ कर दीजिए, ऑप्शन मारने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, स्टैगफ्लेशन के टाइम क्या होगा, रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि स्टैग्नेशन करना है इकोनॉमी को। दूसरा देखिए, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सेकंड करेक्ट है। थर्ड देखिए, हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन और प्राइस राइज, बिल्कुल थर्ड भी करेक्ट है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो गया, 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर बी। आइए 34 देखते हैं क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिसेशन। तो रिसेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इफ द रिसेशनरी फेज लास्ट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन द इकोनॉमी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ टेक्निकल रिसेशन। ठीक है, टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं टेक्निकली जब दो क्वार्टर अगर निगेटिव ग्रोथ रेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल रिसेशन।
और जब 2 क्वार्टर से बहुत ज़्यादा होता है तो फिर उसको बोलते हैं रिसेशन, और रिसेशन और ज़्यादा होता है तो फिर उसको बोलते हैं डिप्रेशन। ध्यान रहे, तो पहले टेक्निकल रिसेशन होगा फिर रिसेशन होगा, लेकिन ये उल्टा बोल रहा है। इफ द रिसेशन फेज लास्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन द इकोनॉमी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ टेक्निकल रिसेशन। नहीं, इफ टेक्निकल रिसेशन फेज लास्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन द इकोनॉमी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रिसेशन। उल्टा है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। दूसरा देखेंगे, ड्यूरिंग रिसेशंस द सेंट्रल बैंक टिपिकली इंक्रीजेज इंटरेस्ट रेट इन एन एफर्ट टू बूस्ट स्पेंडिंग इन एन इकोनॉमी। देखिए, सेंट्रल बैंक मान लीजिए आरबीआई है, रिसेशन चल रहा है मार्केट में, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई चाहेगी कि इन्वेस्टमेंट मार्केट में बढ़े। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कब, जब लोन सस्ता होगा। लोन सस्ता होने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाना होगा ना, और ये बोल रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके स्पेंडिंग बढ़ा देंगे, यानी मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। ऐसा कैसे होगा, लोन का जब रेट ही जब महंगा है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज रहेंगी क्या करेंगे, वो लोन लेंगे ही नहीं, ना लोन लेंगी ना इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो दूसरा आपका गलत है। ड्यूरिंग रिसेशन सेंट्रल बैंक टिपिकली डिक्रीजेज इंटरेस्ट रेट्स, ना कि इंक्रीजेज इंटरेस्ट रेट्स। तो सेकेंड इज इनकरेक्ट। 34 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2। होपफुली आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए 35 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में, इन्फ्लेशन के टाइप्स के बारे में स्टेटमेंट्स है। तो देखिए, इन्फ्लेशन दैट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इज रेफर टू एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए, नाम में ही लिखा हुआ है कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, ठीक है। डिमांड बढ़ गया, डिमांड ज़्यादा बढ़ गया, यानी सामान मार्केट में उतना ही है लेकिन ज़्यादा लोग उसको खरीदने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, ठीक है। अभी इसके रॉ मटेरियल के कॉस्ट वॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बनाने में उस सामान को 5 ही रुपये लगा है, लेकिन इसको खरीदने के लिए पहले 1 आदमी आता था, अब 10 आदमी आ रहा है। तो बेचने वाला सोचेगा ना कि 5 रुपये में क्यों, मैं 100 रुपये में इसको बेचूंगा, ठीक है। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, ना कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, प्राइस राइज इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी ड्यू टू हाई प्राइस फ्लक्चुएशंस इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। पहला गलत है। दूसरा देखिए, आप हमेशा याद रखिए कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, चाहे सीपीआई हो चाहे डब्ल्यूपीआई, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जनरल इन्फ्लेशन, यानी सभी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। और कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल को सब्ट्रैक्ट कर दो, फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन को घटा दो, तो उसको बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे तो मिलेगा आपको कोर इन्फ्लेशन। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, दूसरा गलत है। प्राइस राइज इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी, तो ये क्या होगा, ये कोर इन्फ्लेशन होगा, ना कि हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो दूसरा इज रॉन्ग। तो 35 का राइट आंसर क्या हो गया, डी, नीदर 1 नॉर 2, बोथ आर रॉन्ग। आइए क्वेश्चन 36 देखते हैं, और ये देखना नहीं है, ये आपको सॉल्व करना है, बिकॉज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। यहाँ एक टर्म दिया हुआ है श्रिंक इन्फ्लेशन, ठीक है, नाम से ही आप ऐसे समझ सकते हैं। बाकी देखिए, श्रिंक इन्फ्लेशन इज व्हेन एन इकोनॉमी गोज डाउन बाय साइज इन मॉनेटरी टर्म्स ड्यू टू प्रिवेलिंग लो प्राइसेस, ड्यू टू प्रिवेलिंग लो प्राइसेस। अब आप सोच लीजिए कि इन्फ्लेशन है तो लो प्राइस होगा या हाई प्राइस होगा, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। तो ये सही है या गलत, यू हैव टू डिसाइड। दूसरा देखिए, एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट मटेरियल्स, ठीक है, एंड इंटेंस कॉम्पिटिशन रिजल्ट्स इन श्रिंक इन्फ्लेशन। यानी श्रिंक इन्फ्लेशन बोल रहा है कि इनपुट मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ जाता है और कंपटीशन बढ़ जाता है, जिसके कारण श्रिंक इन्फ्लेशन होता है। तो अगेन यू हैव टू टेल मी इट इज राइट और रॉन्ग, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप मार्क करेंगे कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, एंड यू विल गिव रीजन फॉर योर आंसर। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सेशन फिनिश हो गया है। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन को ज्वाइन करके मेरे से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर इट विथ अदर UPSC एस्पिरेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो आपको डायरेक्टली पहुंच जाए। मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।